प्रणाम। सहारा के समस्त निवेशकर्तागण और सहारा से संबंधित सभी सम्मानित कार्यकर्तागण का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, बेहद महत्वपूर्ण ये वीडियो होगा और मेरा एक ही गुजारिश आप लोगों से है कि अपने साथियों तक, अपने जमाकर्ताओं तक इसको अवश्य पहुंचाइएगा, क्योंकि जो चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूं उसमें आपको बहुत राहत मिलेगा और एक उम्मीद की किरण जरूर जगमगा जाएगी। मैं इस बात को बेहतर तरीके से जानता हूं कि हम और आप कितने परेशान, कितने लाचार, कितने इंतज़ार में वक्त काटने वाले लोग हैं, जिनका इंतज़ार ये समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा। कुछ न कुछ व्यवधान इस मामले में आता ही चला जा रहा है और 2 अप्रैल को भी वही व्यवधान आया था, जिससे हम लोगों को बहुत बड़ी उम्मीद थी। उस उम्मीदों पर शायद समय खराब था, इसकी वजह से वो खरा नहीं उतर पाया। लेकिन कुछ ऐसी बातें ज़रूर होती हैं जिसको हम लोग नहीं पहचान पाते हैं। ऐसे ही कहते हैं कि उम्मीद के दामन को हमेशा थाम के चलना चाहिए। कहाँ मना किया है कि एक उम्मीदों के दिए को जलाते रहना चाहिए। इस प्रकार से ही तो हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं। अगर उम्मीदों का दामन हमने छोड़ दिया होता तो शायद हम लोग यहाँ पर नहीं पहुँच पाते। ऐसे ही बहुत सारे लोग हताश, निराश होकर, गलत कदम उठाकर, गलत रास्ते पर चलकर उन्होंने अपनी पूरी इमेज को भी खराब कर डाला और मिला कुछ भी नहीं। केवल दुत्कार मिल रहा है। जो लोग सहारा से बर्खास्त कर दिए गए या उनको भगा दिया गया, उनको दुत्कारा जा रहा है पूरे हिंदुस्तान भर से। कोई चीज़ उनको हासिल नहीं हुआ, क्योंकि जो कुछ भी हासिल होगा वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ही हासिल होगा। विलम्ब जितना भी हुआ हो या अभी जो भी समय लगेगा, मगर वो आएगा सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ही। एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेशन मैं आपको देना ज़रूर चाहूँगा, और क्योंकि थोड़ा सा लंबा है ये, इसकी वजह से मैंने कुछ आवाज़ रिकॉर्ड करके उसको आप लोगों के लिए दिया है। लेकिन उसके पहले आपके बीच में मैं उसके संदर्भ में कुछ ज़रूर कहना चाहूँगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट का डेट पड़ेगा 30 अप्रैल को, बुधवार वाले दिन, और उसके 3-4 दिन पहले लिस्टिंग में पहुंच जाना चाहिए। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 30 तारीख को डेट जरूर पड़ेगा, सुनवाई जरूर होगी। और इसकी सूचना मैंने कल आपको एक वीडियो के माध्यम से दिया था, लेकिन उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना और निकल के आया है कि पहले जिस प्रकार से आप लोग देखते थे, जो भी सुप्रीम कोर्ट की साइट पर जाकर चेक करता था, तो उसमें बहुत सारी बातें ऐसी होती थी कि बस आम जनमानस उसको नहीं समझ पाएगा। लेकिन कुछ लोग जो जानकार हैं वो लोग ज़रूर समझ सकते हैं इसमें कैटेगरी के बारे में या जो भी विषय वस्तु हो उसके बारे में। तो आज तक जितने भी काम हुए हैं उसमें कैटेगरी में 3 जज बेंच का नाम आता था, लेकिन कल कुछ अलग तरीके का उसमें देखने को मिला है। इसमें कैटेगरी में आया है, इसको मैं आपके बीच में रखूँगा। उसमें क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं, इसको रिकॉर्डिंग एक एआई के माध्यम से किया गया है, उसको बहुत धीमी गति से भी चलाया गया जिससे कि आप लोग समझ पाएँ, और जो लोग न समझेंगे उसको मैं ज़रूर डिफाइन करना चाहूँगा। विषय वस्तु उसमें कैटेगरी में दिया है अब की बार 42013JJ सेबी एक्ट एंड सिक्योरिटीज लॉ इंक्लूडिंग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेजुलेशन एक्ट 1952 एंड सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेजुलेशन एक्ट 1956 3 जज मैटर, इस तरीके का उसमें कैटेगरी में दिया है, जबकि पहले कैटेगरी में केवल 3 जज बेंच ही दिया जाता था। इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा समझने का कोशिश ज़रूर करिएगा, और उसके बाद इसको सुनने के बाद मैं आपको उसके बारे में जो मैं समझ पाया हूँ उसको ज़रूर थोड़ा सा रखना चाहेंगे। पहले आप इस रिकॉर्डिंग को ज़रूर, वॉइस रिकॉर्डिंग को ज़रूर सुनिए।
आप सभी को सहारा सेबी केस में कैटेगरी बदलने के बारे में समझने का प्रयास किया जा रहा है। साथियों, 4213 जेज प्रतिभूति विनियमन से संबंधित भारतीय कानूनी ढांचे के भीतर एक विशिष्ट धारा या मामले को संदर्भित करता है। ये धारा संभवतः भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी अधिनियम, प्रतिभूति अनुबंध विनियमन अधिनियम 1956 और वायदा अनुबंध विनियमन अधिनियम 1952 के बीच परस्पर क्रिया से संबंधित है, जो ये सुझाव देता है कि यह मामला या धारा 3 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा समीक्षा और व्याख्या के लिए सर्वोच्च न्यायालय में अधीन है। सेबी अधिनियम 1992 ने भारतीय प्रतिभूति बाजार के लिए प्राथमिक नियामक निकाय के रूप में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना की। प्रतिभूति अनुबंध विनियमन अधिनियम 1956 और वायदा अनुबंध विनियमन अधिनियम 1952 ऐसे कानूनों के उदाहरण हैं जो सेबी के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। ये संभवतः इन कानूनों के भीतर किसी विशिष्ट धारा या नियम या उनसे जुड़े किसी विशिष्ट मामले का संदर्भ है। अधिक संदर्भ के बिना सटीक अर्थ बताना फिलहाल मुश्किल है। ये किसी धारा संख्या, नियम संख्या या किसी विशिष्ट मामले के लिए उद्धरण हो सकता है। 3 न्यायाधीशों का मामले में ये दर्शाता है कि इस धारा से संबंधित किसी कानूनी मुद्दे पर 3 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा विचार किया गया है और उस पर निर्णय लिया गया है, जो सर्वोच्च न्यायालय की पीठ हो सकती है। ऐसा अक्सर तब होता है जब महत्वपूर्ण असहमति या जटिल कानूनी मुद्दे शामिल होते हैं। सेबी, प्रतिभूति अनुबंध अधिनियम और वायदा अनुबंध अधिनियम के बीच परस्पर क्रिया। प्रतिभूति अनुबंध विनियमन अधिनियम 1956 स्टॉक एक्सचेंजों की मान्यता और विनियमन सहित प्रतिभूतियों में खरीद, बिक्री और सौदे के व्यवसाय को विनियमित करने पर केंद्रित है। वायदा अनुबंध विनियमन अधिनियम 1952 वायदा अनुबंधों से संबंधित है, जो भविष्य की तारीख पर संपत्ति खरीदने या बेचने के समझौते हैं। सेबी इन कानूनों के प्रवर्तन की देखरेख करने और प्रतिभूति बाजार की अखंडता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 4213 जेज सेबी अधिनियम और प्रतिभूति कानून, जिसमें फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1952 और सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट 1956 शामिल हैं। 3 न्यायाधीशों का मामला इन विनियमों की परस्पर क्रिया से जुड़े एक कानूनी मामले की ओर इशारा करता है, जहां 3 न्यायाधीशों की पीठ ने कानूनों से संबंधित एक विशिष्ट पहलू या मुद्दे पर विचार और व्याख्या की है। कृपया ध्यान दें, ये रिकॉर्ड केवल समझने के उद्देश्य के लिए है। धन्यवाद। दोस्तों, ये जो आपने सुना, इसको सुनने के बाद कुछ चीज़ें जरूर स्पष्ट हुई होंगी। सबसे पहला तो ये स्पष्ट हो गया कि ये जो एक्ट हैं 1952 1956 के जो खरीद फरोख्त ज़मीन का जो मामला है उसको लेकर कुछ है, और इसमें पिछले सुनवाई में जब 12 फरवरी को जो पड़ा था उसमें भी बरसोबा से संबंधित थी कुछ चीज़ें को लेकर सभी को डायरेक्शन दिया गया था, तो उसको लेकर इसमें कुछ बात बनी है और इसको लेकर 3 जजों की बेंच के द्वारा विचार विमर्श भी किया गया है, जिसकी सूचना हम लोगों को नहीं है, लेकिन इसमें बताया गया है कि शायद ऐसा कुछ हो सकता है। और अगर ऐसा कुछ होने वाला है तो इस बात को आप लोग ज़रूर समझ के चलिए कि आने वाले जो 30 अप्रैल को अगर इसमें सुनवाई होता है तो ये सुनवाई एक मील का पत्थर साबित होगा इन सारे विवादों में, क्योंकि जिस प्रकार से सेबी के द्वारा जो डायरेक्शन दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट में इन सारी चीज़ों को रखने का एक पहुंचाया जा चुका है, क्योंकि कैटेगरी बदल गया है, तो बहुत कुछ इसमें संभवतः हो सकता है। मैं आपसे केवल एक ही बात कहना चाहूँगा कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हम लोग इंसान हैं, इंसान की एक ताकत है, वो है हिम्मत, और हिम्मत अगर किसी में है, जज्बा किसी में है, परिस्थितियों से लड़ने का एक उम्मीद है, तो निश्चित रूप से मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। और हम इतने दिनों से यही काम करते चले आ रहे हैं। हमको कोई शौक थोड़ी नहीं है आप लोगों के बीच में आकर तमाम लोगों की गालियों को सुनने का, लेकिन अपने कर्तव्यों को निभाते हुए, अपने कर्तव्यों को मानते हुए यहाँ तक लेके आए हैं। हम खुद ये चाहते हैं कि ये सारा साल पूरा का पूरा विवाद जल्दी से ख़त्म हो और हमको अवकाश मिले, जिससे कि हम भी अपने अन्य कामों में जुटें, जैसे कि आप लोग जुटे हुए हैं। आज तक सहारा के अलावा हम लोग कुछ काम भी नहीं किए और काम कर भी नहीं रहे हैं, केवल जीवन यापन के लिए कुछ व्यवस्थाएं अपने परिवारजनों के माध्यम से करते रहे हैं।
तो मैं आप लोगों से ज़रूर मैं ये कहना चाहूँगा कि हिम्मत को बना के रखा जाए। और कुछ समय का बात है, मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा है कि हो सकता है ईश्वर का अगर कृपा रहा, ईश्वर की अगर मर्जी रही, तो ये चीफ जस्टिस इस मामले को कोई बहुत बड़ा रुख देने का कोशिश जरूर करेंगे। और उम्मीद किया जा रहा है कि ऐसा जरूर होगा, क्योंकि इसके तुरंत बाद 7 तारीख को जो पोर्टल से संबंधित मामला था उसकी भी सुनवाई नियुक्त किया गया है। उसमें भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें आएंगी। और 30 अप्रैल के बाद में मुझे जरूर लग रहा है कि मई के महीने में जल्दी ही फिर दोबारा से सुनवाई होगी, क्योंकि उसमें शायद पूरा का पूरा मामला न सुना जा सके, लेकिन बहुत जल्दी इसमें निर्णायक पल जरूर आएंगे। धन्यवाद आज के इस महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। और आपसे आग्रह है कि प्लीज़ थोड़ा सा हिम्मत बना के रखा जाए। हम और आप उसी एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव से गुजर रहे हैं जिसमें सिवाय उम्मीदों के कुछ भी नहीं। धन्यवाद सभी को, सादर सादर प्रणाम। और निवेशक साथियों को सादर नमस्कार आप लोगों के सहयोग के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, सादर सादर प्रणाम।